गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत है। दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। आप लोग वैसे ही जान रहे होंगे कि हमारा बैच स्टार्ट हुआ काफ़ी दिन हो गया, यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 महीना होने वाला है। जल्दी जल्दी से आप लोग जो अभी लोग जुड़े नहीं ना, वो लोग जुड़ जाइएगा और वो बेहतरीन से तैयारी करिएगा। चाहे वो जिस क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, शिक्षा से कोई कभी पूर्ण नहीं होता है। शिक्षा से यानी जितनी भी शिक्षा मिलती जाए सब, यानी कि नॉलेज की चीज़ मिले, समझ लीजिए शिक्षा है। फिर नॉलेज की चीज़ मिले तो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो ऐसी बात नहीं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ना दिया जाएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज दिया ही जाएगा आप लोगों को। तो चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा और जहाँ तक हो सके ना सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ते चले और अच्छे से बेहतरीन से टॉपिक को आसान बनाने का मैं प्रयास करूँ। तो आ जाइएगा, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज हिंदी में क्या है? क्रिया। आज मैं लेकर के आया हूँ क्रिया, जो आपको बेहतरीन से पढ़ाऊंगा। काफ़ी टीचर आप लोगों को अच्छे ना समझा पाते होंगे, समझा भी देते होंगे, ना समझा पाते होंगे, लेकिन आज मेरी पढ़ाई को आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्रिया। दोस्त, हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। क्रिया के वैसे तो प्रकार काफ़ी ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमें जो पेपर में आज तक पूछा गया है या जो पेपर में आएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, जो आता है जो आएगा हम वही पढ़ेंगे, ना कि फालतू की चीज़ पढ़ें। तो हम लोग क्रिया के भेद में वही पढ़ेंगे, जो आता है वही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्रिया स्टार्ट करते हैं। क्या क्रिया? पहले देखते हैं क्रिया होता क्या है। क्रिया आप लोग जान रहे होंगे कि इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया को वर्ब। आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस वर्ब? तो हम लोग इंग्लिश ना पढ़ के हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? हिंदी, क्योंकि हिंदी का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो हिंदी पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया दोस्त होता क्या है? देख रहे हैं, क्रिया मतलब करने वाला, यानी कि जहां पास किसी कार्य को किया जाए, यानी कि करना, कार्य करना क्रिया ही कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करना या करने का प्रयास किया जाए या करने का बोध हो, तो वहीं पास हमारा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और अगर क्रिया को मैं शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूं, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द दिया गया है, उसको आपको पहचाना कि ये क्रिया है या नहीं है, तो उसको कैसे पहचानेंगे दोस्त? अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में ना लगा हुआ है, यानी कि बड़ा ना लगा हुआ है, तो वो हमारा क्रिया के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्रिया ही हमारा कहलाता है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां खाना पकड़ना, अब आप यहाँ देखेंगे ना तो लास्ट में बड़ा ना लगा हुआ है, तो ये हमारा क्रिया होता है। और ये जो पहला वाला वाक्य लिखा है ना, ये जो पहला है इसको धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और ये जो लास्ट में लगा हुआ है ना, इसको ही क्रिया हम लोग कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य, किसी शब्द, क्या वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने या जो वे शब्द या शब्द समूह जो कार्य के होने का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराएं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा, श्याम खाना खा रहा है। क्या? श्याम खाना खा रहा है, तो श्याम कोई ना कोई कार्य कर रहा है ना, कार्य कर रहा हो या करने का प्रयास कर रहा हो, यानी कि कार्य करने का बोध हो, तो हमारा क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे ये पकड़ना, जैसे मान लिया कि राम ने सीता को पकड़ा, राम ने सीता को पकड़ा, या कह दीजिए दिनेश ने कैच पकड़ा। तो जो पकड़ा है ना, वो कुछ कार्य ही तो कर रहा होगा, कार्य का बोध कर रहा है, तो इसी वही को हम लोग क्रिया कहते हैं। कार्य के करने का बोध हो जहां पास किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द समूह में, तो वहां पास हमारा क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया हो जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। किसकी? क्रिया की। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? वे शब्द या शब्द समूह जो किसी
जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे, चाहे कोई शब्द दिया हो या शब्द समूह दिया हो या कोई वाक्य दिया हो, उस वाक्य को, उस शब्द को आपको ऐसा लगे कि इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कार्य हो रहा है या होने का बोध हो रहा है या होने का प्रयास हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक ना? तो करने या होने का बोध कराए क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, पकड़ना, नहाना, धोना, खेलना, पीटना, ये सब क्या है? ऐसे ढेर सारे हैं। ये सब हमारे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे मैंने आप लोगों को बताया, जिस वाक्य में या जिस शब्द में लास्ट में ना लगा हुआ हो वो क्रिया के अंतर्गत आता है। पकड़ना यानी कि पकड़ने का प्रयास कर रहा है, काम होने का बोध हो रहा है। नहाना, धोना, खेलना, पीटना, ये सब में क्या है? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है ये सब। ठीक ना? तो आप लोग और एक नोट पॉइंट में लिखिएगा। नोट पॉइंट में क्या है? क्या पूछ लिया जाए कि धातु क्या होता है? क्या धातु क्या होता है? तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो धातु वे होते हैं कौन? जो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब कैसे मूल रूप होगा ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे इधर मान लीजिएगा धातु और इधर कह दीजिएगा क्रिया। इधर धातु है, इधर क्रिया है। ठीक ना? क्रिया के मूल रूप को यानी कि जिससे क्रिया बनी है हमारी, उसी को धातु कहते हैं। क्रिया किससे बनी है? इसमें ये जो पकड़ है ना, इससे क्रिया हमारी बनी है। ना लगा दिए तो पूरा क्रिया बन गया है। तो इसमें धातु क्या है? पकड़, पकड़ है, धो है, और कहा है खेल है, और इधर लिख दीजिएगा, मान लीजिएगा पीठ है, और क्या सो है, और खो है। ऐसे ढेर सारे हैं। अब इसको जब हम लोग क्रिया बनाएंगे ना, अभी ये धातु है। ठीक ना? ये धातु है। अब हम लोग इसको क्रिया बनाएंगे। तो जब क्रिया बनाएंगे ना, तो उस शब्द में, उस वाक्य में लास्ट में बड़ा ना जोड़ देंगे तो हमारा क्रिया बन जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ये पकड़ है तो इसमें बड़ा ना लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा? पकड़ना। ये धो है, ये हो जाएगा धोना। खेल है, ये हो जाएगा खेलना। ये सब क्या है? बड़ा ना लग रहा है तो क्रिया बन जा रही है, और बड़ा ना नहीं लगा था तो ये धातु था। क्रिया के मूल रूप को, इसमें मूल कौन है? इधर वाले शब्द। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये धातु है, और ये जो लास्ट में बड़ा ना लगा हुआ है ना, इसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक? और इधर लिख दीजिएगा पीटना। जब इसमें क्रिया जोड़ देंगे ना, इसमें पीटना बन जाएगा, इसमें सोना बन जाएगा, और खो में क्या हो जाएगा? खोना हो जाएगा। ये हो जाएगा। आप इन शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये क्रिया है। ठीक ना? ना के नीचे ये जो बड़ा ना लिखा है मैंने लास्ट में, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चले ये धातु है, और ये ना बड़ा है जुड़ा है ना, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो इतनी सी बात रही है क्रिया को पहचानने के लिए, और क्रिया की परिभाषा, उदाहरण, और धातु क्या होता है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं चलता हूं, क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद।
अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे? क्रिया के भेद। दोस्त क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। पहला जो आता है हमारा वो आता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर, जिसको आप लोग कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक ना? कर्म के आधार पर, और ये कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा क्रिया के भेद। क्या? क्रिया के भेद। अब आप इधर मेरे तरफ देखिएगा जब तक मैं ना कहूँ नोट करने के लिए आपको। ठीक ना? आप इधर देखिएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला किसके आधार पर होता है? पहला होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, और दूसरा जो आता है वो प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के। पहला आता है कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, और दूसरा प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। अगर इसमें पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जिस वाक्य या जिस शब्द में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य या जिस शब्द में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, चाहे तो एक कर्मक क्रिया। और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। ये हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर देखिएगा, प्रयोग के आधार पर वैसे तो हमारे कितने क्रिया होती हैं? 11। कितने होती हैं? 11 होती हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन जो पेपर में आता है, जो अभी तक पूछा गया है कंपटीशन में, और जो जहां पेपर बनता है वो हमारे 5 क्रिया से बनता है। कितने क्रिया से? 5 क्रिया से। पहला हमारा क्या आता है? पहला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरा आता है, तीसरा आता है नाम धातु क्रिया। और चौथा जो हमारा आता है वो आता है सहायक क्रिया। इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया। और जो लास्ट में पांचवा आता है वो होता है संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइएगा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। कितने? 11 प्रकार होते हैं। लेकिन जो जहां से पेपर अभी तक बना है और जहां से आता है वो हमारे पांच तो हैं। इसको हम लोग पांचों का अध्ययन करेंगे। और आज पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं या क्रिया कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है अकर्मक क्रिया, दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा आता है द्विकर्मक क्रिया। और इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं चलता हूं कि कर्म के आधार पर पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है।
फिर एक कर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं समझाने जा रहा हूँ। आप ये समझिएगा कि आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को यही बात समझा रहा हूँ, आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या डालेंगे, आकर्मक क्रिया। पहले ऐसे डालिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, फिर उसके नीचे डालिएगा आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म क्या होता है मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि आकर्मक क्रिया क्या होता है। जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वे क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण क्या है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, बस क्रिया होना चाहिए। धोना, पीना, रहना, पढ़ना और क्या है, खोना, ये सब क्या है, क्रिया है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आकर्मक क्रिया के उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे, कैसे पहचानेंगे। पहले आप इतना समझिएगा कि आकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो वे क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में ये लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये आकर्मक क्रिया है या सकारात्मक क्रिया है। मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस दिया जाए, कोई वाक्य दिया जाए, तो उसको आप पहचान कैसे पाएंगे कि ये सकारात्मक है कि या कर्मक है, इसमें कर्म है या नहीं है। ठीक ना, तो आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, कि इसकी पहचान आकर्मक क्रिया की। जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। आप लोग हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे, पहचान। किसकी पहचान, आकर्मक क्रिया की। किसकी, आकर्मक क्रिया की पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये आकर्मक क्रिया है या सकारात्मक क्रिया है, इसमें कर्म है या नहीं है। ठीक ना, तो इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, क्या पहचान कैसे करेंगे। तो आपको आकर्मक क्रिया ऐसे पहचानना है। मान लीजिए कोई आपको शब्द दिया गया, कोई सेंटेंस दिया गया है, तो उस सेंटेंस में आप लोगों को क्या क्या लगाना है, दो शब्द लगाना है। पहला है क्या या किसको। किसको, कोई आपको अगर शब्द दिया गया है, कोई वाक्य कोई सेंटेंस दिया गया है, उसके आगे दो शब्द लगाइएगा, क्या या तो किसको। अगर ये दोनों शब्द लगाने से आपको उस वाक्य का उत्तर मिल जाए तो सकारात्मक होती है, और अगर ये दोनों लगाने से वाक्य का, सेंटेंस का अगर उत्तर ना मिले तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को परिभाषा लिखवा देता हूं, ठीक ना, पूरा डिटेल में। पहचान, जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने से, क्या या किसको लगाने से उस वाक्य का उत्तर मिल सके।
सॉरी, उस वाक्य का उत्तर ना मिले, ना मिले तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं, तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। मैंने क्या लिखा, जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने से उस वाक्य का उत्तर न मिले, न मिले तो उसे क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। अगर क्या या किसको लगाने से उस वाक्य का, उस सेंटेंस का, उस शब्द का अगर उत्तर मिल सके तो हमारे सकारात्मक के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक ना। अगर ना मिल सके तो आक्रामक, आक्रामक मतलब जहां पास आप एक बात समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य में या किसी भी मान लीजिए शब्द में अगर आ लग जाए, क्या लग जाए, आ लग जाए, तो हमेशा उल्टा करने की बात करता है। क्या करता है, उल्टा किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को वो तुरंत विपरीत बना देता है। क्या बना देता है, विपरीत बना देता है। जैसे आप देखिएगा, अनपढ़, अनपढ़, अब देखिएगा यहाँ पर पढ़ा हुआ आदमी है, अगर उस शब्द के आगे अन लगा देते हैं तो अनपढ़ हो जाएगा, यानी कि शब्द को उल्टा कर दे रहा है, वाक्य को उल्टा कर दे रहा है। जैसे मान लीजिएगा क्या है, ज्ञान है, मान लीजिए कोई लड़का है, कोई इंसान है, कोई आदमी है, मान लीजिए वो ज्ञान है, अगर इस शब्द के आगे, इस वाक्य के आगे अगर आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, अज्ञान, यानी कि ज्ञान नहीं है। तो आ पर इतना इफेक्ट पड़ता है, किसी शब्द में अगर आ लगा दिया जाए तो तुरंत वाक्य को या सेंटेंस को या शब्द को तुरंत विपरीत बना देता है। तो आप देखेंगे आक्रामक, आक्रामक मतलब बिना कर्म के, यानी कि बिना कर्म के कोई अगर वाक्य है तो उसे हम लोग आक्रामक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म की जरूरत न पड़े। क्या, कर्म की जरूरत ही न पड़े, क्या न पड़े, कर्म की जरूरत न पड़े, कर्म की जरूरत न पड़े। आप लोग लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे, ये मैंने लिखा दिया, जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने से उस वाक्य का उत्तर न मिले तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। अब आप लोग उदाहरण लिखिएगा, किसका, आक्रामक क्रिया का, किसका लिखेंगे, आक्रामक क्रिया का। जैसे लिख लीजिएगा, वह चढ़ रहा है, वह चढ़ रहा है, और क्या है, तुम पढ़, तुम सो गए हो, तुम सो गए हो, राम हंस रहा है, राम क्या कर रहा है, राम हंस रहा है। अब आप यहां देखेंगे ना, क्या लगाने से या किसको लगाने से, तो यहाँ पास ये जो वाक्य दिया, सेंटेंस दिया है ना, इसमें आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। अगर एक शब्द से मिल जाएगा क्या तो किसको से नहीं मिल पाएगा। दोनों से अगर उत्तर हमारा आ जाता है तो अगर वो सकर्मक होता है, अगर नहीं आ पाता है तो हमारा आकर्मक हो जाता है। जैसे समझिएगा, वह चल रहा है, वह क्या कर रहा है, चल रहा है, ये गलत हो जाएगा। वह क्या चढ़ रहा है, देखिए नहीं मिल पा रहा, वह क्या चढ़ रहा है, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, वह क्या चढ़ रहा है, कुछ इनमें उत्तर ही नहीं मिल रहा। वह किसको चल रहा है, तो उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तुम सो गए हो, तुम क्या हो गए हो, सो गए हो, तुम किसको सो गए हो, उत्तर नहीं मिल रहा है। तुम अगर किसको लगाइएगा, तुम किसको सो गए हो, क्या यह सेंटेंस सही है, नहीं सही है। किसको सो गए हो ये सेंटेंस नहीं होता है, तुम किसको सुला दिए हो ये सेंटेंस होता है। तुम क्या सो गए हो, तुम किसको लगाएं, देखिए यहाँ पास नहीं मिल पा रहा है। अगर किसको लगाएंगे ना तो तुरंत वाक्य बदल जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आप लोग दे रहा हूं, माँ ने
राम को सेब काट कर खिलाया। माँ ने राम को सेब काट कर खिलाया। अब आप यहां देखिएगा, क्या खिलाया? सेब खिलाया। किसको खिलाया? राम को खिलाया। तो यहां पर देखिए दोनों को जवाब मिल रहा है। किसको खिलाया? राम को खिलाया। किसने खिलाया ये भी देख लीजिएगा, माँ ने खिलाया। क्या खिलाया? सेब खिलाया। इस तरह से जवाब मिलना चाहिए, ना कि गलत सलत जवाब मिले। राम हंस रहा है। राम क्या कर रहा है? हंस रहा है। किसको हंस रहा है ये नहीं दिया है इसमें। अगर यही दिया होता राम श्याम को हंस रहा है तो ये हमारा सकारात्मक में चला जाता, लेकिन यहाँ किसको और क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत? आकर्मक क्रिया के अंतर्गत। एक उदाहरण और लिख लीजिएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी किसको उड़ते हैं? देखिए कि नहीं मिल पा रहा जवाब। किसको उड़ते हैं ये नहीं मिल पा रहा जवाब, इसलिए ये हमारा आकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा? आकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये हमारा आकर्मक क्रिया था। इतने उदाहरण है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सकारात्मक क्रिया। किस में चलते हैं? सकारात्मक क्रिया। किस में? आप लोग हेडिंग डालिएगा, सकारात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकारात्मक क्रिया। मैंने इसमें बताया था कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़े क्या कहलाता है? सकारात्मक क्रिया कहलाता है। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़े सकारात्मक क्रिया कहलाता है। अब इसमें ये भी है, सकारात्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। तो इसमें आप लोग पहले उदाहरण लिख लीजिएगा। किसमें? सकारात्मक क्रिया में भी इसकी पहचान बताऊंगा। सकारात्मक क्रिया का उदाहरण क्या आता है कुछ भी लिख लीजिएगा। पकाना, चढ़ना, लिखना, देखना, सब काम करने का बोध करा रहे हैं, ठीक ना? जितनी मैंने शब्द लिखा तो ये इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा। अब आप लोग लीजिएगा पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सकारात्मक है? तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। क्या बताया था कि जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने से वाक्य का उत्तर मिल सके उसे क्या कहते हैं? उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया कहते हैं। आप लोगों को राइटिंग करना समझ में आ गई होगी तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके कि यहाँ पास क्या लिखा था, ठीक ना? क्योंकि मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी पढ़ाई पर जाइएगा। राइटिंग आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग राइटिंग भी देखिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुनते भी चलिएगा कि मैं बोल भी लिखते के साथ साथ बोलता भी चलता हूँ, ठीक ना? लिखने के साथ साथ बोलता भी चलता हूँ कि आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। क्या लिखा मैंने? जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने से वाक्य का उत्तर मिल सके उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। अब आप लोग उदाहरण में समझिएगा, ठीक ना? किस में समझिएगा? उदाहरण में समझिएगा। उदाहरण में आप लोग कैसे समझेंगे? जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, माँ ने राम को सेब खिलाया।
माँ ने राम को सेब खिलाया। अब आप यहाँ देखेंगे ना तो क्या है और किसको, दोनों का जवाब मिल रहा है। देखिएगा, माँ ने क्या खिलाया, सेब खिलाया। किसको खिलाया, राम को खिलाया। इस तरह से जवाब मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा आ जाता है सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत ये वाला उदाहरण। ठीक ना, किसके अंतर्गत आ जाता है, सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें किसका जवाब मिल रहा है, किसको या क्या लगाने से दोनों का जवाब हमारा मिल रहा है, इसलिए ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और आप लोग उदाहरण देखिएगा, इसी में का उदाहरण देखिएगा। ठीक ना, इसी में का उदाहरण देखिएगा। और क्या लिखा, वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। देखिए कि जवाब मिल रहा है ना, वह क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। और मैंने लिखाया था कि सकारात्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होती है एक कर्मक सकारात्मक क्रिया और फिर दूसरा द्विकर्मक सकारात्मक क्रिया। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, एक कर्मक सकारात्मक क्रिया, एक कर्मक सकारात्मक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, यदि वाक्य में एक कर्म है, यदि वाक्य में एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया होती है। यदि वाक्य में एक कर्म है तो एक कर्मक सकारात्मक क्रिया होती है। ऐसे आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। पहले मैंने ऊपर वाला लिखा है, ये भी एक कर्मक सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें एक ही कर्म है, क्या कर्म है, पढ़ना। कर्म क्या है, पढ़ना। क्या पढ़ना, किताब पढ़ना। अभी आप लोगों को बताऊंगा ना, उसमें दो दो कर्म आ जाएंगे। कितने कर्म, दो कर्म आ जाएंगे। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, वह किताब पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। उसने मिठाई खाई। अब आप लोगों के मुंह में चाहे पानी आ गया होगा, मिठाई के नाम मैंने यहाँ ले लिया, मैंने जान से ले लिया कि ताकि आप लोगों के मुंह में थोड़ा पानी आए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए गर्मी में। ठीक ना, उसने मिठाई खाई। उसने क्या खाई, मिठाई खाई। कितना खाई ये नहीं मालूम है, तो उसने क्या खाई, मिठाई खाई। अब ये खाना देखिएगा, ये क्रिया है, और क्या है, क्या खाए, उसने मिठाई खाई। तो ये हमारा कर्म है। इस वाक्य में कितने कर्म है, एक कर्म है। और इसमें कितने कर्म है, एक कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। अब आप लोग देखिएगा, द्विकर्मक क्रिया में कैसे कर्म, दो कर्म कैसे आएंगे, किसमें, दो कर्मक क्रिया में। आप लोग साथ साथ नोट बनाते चलिएगा, ठीक ना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ आप लोगों को नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होती रहती है। वैसे मैं जीएस का करा रहा हूँ पॉलिटी में, पॉलिटी का वहाँ पास नोट्स जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हिंदी का भी नोट्स वहाँ पास फोटो खींच करके भेज दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना, अब आप को देखिएगा द्विकर्मक क्रिया, क्या, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकारात्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म, यानी कि जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, यदि वाक्य में दो कर्म है, दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे आप लोग उदाहरण समझिएगा,
राम ने रमेश को 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिया। राम ने रमेश को 10 रुपए दिया। राम ने किसको दिया? किसको दिया है? रमेश को। कितना दिया है? 10 रुपए दिया है। कितना दिया है? 10 रुपए। तो राम ने रमेश को, एक तो पहली बात ये कर्म हो गया, क्या ये कर्म हो गया, और दूसरा ये कर्म हो गया। अगर एक कर्म होता तो आपसे ऐसे पूछ लेता, राम ने 10 रुपए दिया, किसको दिया ये नहीं पता है, तो राम ने 10 रुपए दिया, तो 10 रुपए है पहला ये कर्म हो गया। किसको दिया है? राम ने रमेश को 10 रुपए दिया है, तो ये हमारा दूसरा कर्म आ गया। तो ऐसे जब दो कर्म आप लोगों को दिखाई देना तो हमारे पास द्विकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया होता है। और देखिए जैसे उसने श्याम को रोटी, उसने श्याम को रोटी खिलाई। क्या? उसने श्याम को रोटी खिलाई। उसने क्या खिलाई? रोटी खिलाई। किसको खिलाई? श्याम को खिलाई। आप देखिए क्या है और किसको, दोनों का जवाब हमें मिल रहा है। अब यहाँ कर्म ढूंढेंगे तो पहला कर्म आता है रोटी। उसने रोटी खिलाई, तो रोटी पहली बात ये कर्म हो गया। इतना मान लीजिए आप अभी नहीं है, ये वाला शब्द मान लीजिए अभी नहीं है, सिर्फ इतना है उसने रोटी खिलाई। तो उसने रोटी खिलाई में भी ये कर्म होता है। कौन कर्म है? रोटी। अगर दो कर्म देखेंगे ना तो उसमें श्याम को रोटी खिलाई, तो ये कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया, तो ये हमारा हो गया द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग डालेंगे? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। आप लोग जल्दी जल्दी हेडिंग डालिएगा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब आप हम यहाँ पर सब जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक ना। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार 11 होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कितने बताए? 5। तो हम लोग 5 का अध्ययन करेंगे। पहले हेडिंग आप लोग डालिएगा, क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोग को यहीं से लग रहा होगा कि प्रेरणा, क्या? प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप इतना पढ़िएगा, ये इतना। प्रेरणा, प्रेरणा मतलब क्या होता है? अनुमति होता है, यानी किसी को प्रेरणा दी जाएगी इस वाले क्रिया में। प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि किसी भी क्रिया में अगर प्रेरणा दी जाए यानी कि दूसरे से काम करवाया जाए, प्रेरणा दी जाए यानी कि दूसरे से, मान लीजिए मैंने कह दिया कि क्या कह दिया, मैंने राम से क्या लिखवाया, मैंने राम से लिखवाया, मैंने वो क्या कहते हैं व्यक्तियों से वो खिलवाया, क्रिकेट खिलवाया, मैंने व्यक्तियों से क्रिकेट खिलवाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि दूसरे से मैं काम करवा रहा हूँ। तो क्या यानी कि दूसरे से काम करवाना क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कि प्रेरणा देना। आप लोग जो कह रहे हैं वो काम हो रहा है, तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कि दूसरे से काम करवाया जाता है। अगर इसके हम लोग परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा इसकी क्या बनेगी? जहां पर कार्य खुद ना करके, जहां पर कार्य खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, जहां पर कार्य खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया
होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें दो टाइप आते हैं। पहला आता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा आता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें हम लोग खुद से प्रेरणा करते हैं, यानी खुद के अंदर जोश यानी उत्पन्न करते हैं, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो हम लोग दूसरे के अंदर जोश भर के दूसरे को प्रेरणा दे करके काम करवा रहे हैं, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जहां पर कार्य खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे आप लोग लिखिएगा, क्या? उसने श्याम से लिखवाया। उसने श्याम से लिखवाया। अध्यापक ने किताब पढ़ाई। उसने श्याम से लिखवाया, अध्यापक ने किताब पढ़ाई। मैंने बच्चों से क्रिकेट खिलवाया। देखिए, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, दूसरे से काम करवा रहा हूं, खिलवाया। और लिख सकता हूं मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग यहां देखिएगा, उसने श्याम से लिखवाया। वो जो है स्वयं काम नहीं किया है, दूसरे से करवाया है। किससे करवाया है? दूसरे से करवाया है। अध्यापक ने किताब पढ़ाई। अब देखिएगा, ये जो लिखवाया आया है ना, ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगा, जिसमें दूसरे से कार्य करवाया जाता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और जिसमें खुद से प्रेरणा करके कार्य किया जाता है, यानी कि प्रेरणा वाली बात हो, ये नहीं कि प्रेरणा वाली बात ना हो। जैसे अध्यापक ने किताब पढ़ाई, यानी कि अध्यापक ने खुद से ही किताब पढ़ाई, यानी कि अपने अंदर ही जोश भर करके, उमंग होकर के किताब उसने पढ़ाई। तो ये चला जाएगा, किसके अंतर्गत जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। मैंने बच्चों से क्रिकेट खिलवाया, ये भी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। और मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मेरी प्रेरणा देखिएगा, तो मैं आप लोगों को हिंदी कितने बेहतरीन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना? तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगा, ठीक ना? तो प्रथम द्वितीय आप लोगों को समझ में आया, प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कौन सा? पूर्णकालिक क्रिया। हेडिंग डालिएगा आप लोग, पूर्वकालिक। पूर्ण नहीं होता दोस्त, पूर्वकालिक होता है। क्या होता है? पूर्वकालिक। क्या होता है? पूर्वकालिक। अब आप लोग यहां देखिएगा, पूर्व मतलब पहले होता है। क्या? पूर्व मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो यानी कि इसमें ये देखिएगा, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिएगा, किसी वाक्य में कोई वाक्य दिया, कोई सेंटेंस आप लोग दिया है, तो मुख्य क्रिया जो होती है उससे पहले कोई ये क्रिया लगी होगी, ठीक ना? जैसे मैं कह दूं, मैंने राम को सेब काट करके खिलाया। मैंने राम को सेब काट करके खिलाया। ये जो काट करके यानी कि पहले काटा उसके बाद खिलाया है ना, तो पहले क्या किया? मैंने काटा है, उसके बाद खिलाया है। तो जो पहले काट कर के आया है ना, यही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी कि मुख्य क्रिया से पहले होती है ये पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है? मुख्य क्रिया से
पहले होती है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा ऐसे होती है, वे क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो। वे क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है ना उससे पहले भी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने राम को सेब काट कर खिलाया। क्या? सेब काट कर खिलाया। और जैसे सोहन ने आटा गूंथ कर रोटी बनाई। क्या? रोटी बनाई। आप देखिएगा, मैंने राम को सेब काट करके खिलाया, तो पहले मैंने सेब को काटा है उसके बाद खिलाया है। तो ये जो काट कर है ना, यही हमारी होती है क्या? पूर्वकालिक क्रिया। ये जो काट करके है ना ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, और ये जो खिलाना है ना ये हमारी मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। सोहन ने आटा गूंथ कर रोटी बनाई, तो पहले उसने आटा को गूंथा है उसके बाद रोटी बनाई है। तो ये हमारा आता है जो गूंथ कर है ना, ये हमारा होता है पूर्वकालिक मतलब मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है, और ये हमारा हो जाता है मुख्य क्रिया हो जाता है। तो मुख्य क्रिया से पहले जो हो चुका कार्य है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया बाद में होती है और पूर्वकालिक क्रिया पहले आती है। ठीक ना? तो ये हमारे पूर्वकालिक क्रिया की बात थी। अब हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु की क्रिया। क्या पढ़ेंगे? नाम धातु की क्रिया। आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा कि नाम धातु यानी कि किसी का नाम आएगा। क्या? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब कोई नाम है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, कोई भी नाम है तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो नाम धातु यानी कि कोई नाम आएगा तो वही हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। पहले आप लोग लिखिएगा, क्या? नाम धातु क्रिया। पहले आप लोग हेडिंग लिखिएगा, नाम धातु क्रिया। क्या? नाम धातु क्रिया। हेडिंग क्या डाला मैंने? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया हमारी क्या होती है कि यह क्रिया जो है ना संज्ञा और विशेषण से मिल करके बनती है। किससे? संज्ञा और विशेषण की मिल करके बनती है। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो नाम धातु क्रिया है ना, ये संज्ञा और विशेषण दोनों से मिल करके हमारी नाम धातु क्रिया बनती है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ये क्रिया संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है। ये क्रिया संज्ञा और विशेषण से मिलकर के बनती है। इसमें कोई बड़ा सेंटेंस उदाहरण में नहीं आता, छोटा छोटा ही आता है। जैसे आप लोग समझिएगा, इसमें कोई बड़ा उदाहरण नहीं आता, छोटा छोटा आता है। तो आप लोग उदाहरण में लिखिएगा, एक साइड लिखिएगा संज्ञा, फिर एक साइड लिखिएगा क्रिया, फिर इधर लिखिएगा विशेषण,
विशेषण के भी उदाहरण समझेंगे ना हम लोग। यहाँ लिखिएगा विशेषण, फिर यहाँ लिखिएगा क्रिया। अगर इसमें विशेषण में बात की जाए ना, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कैसे बताई जाती है, ये आप लोगों को मैंने क्रिया विशेषण बताया है, और विशेषण में भी आप लोगों को बताया होगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर से वीडियो भी बना दूंगा विशेषण का। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कैसे बताएंगे, मान लीजिए कोई शब्द दिया है गरम और दूसरा दिया है नरम। क्या दिया है, गरम नरम। ये क्या है, मान लीजिए क्या है, वह रोटी गरम है। तो ये जो गरम है ना, तो वो विशेषता बता रही है, किसकी बता रही है, रोटी की बता रही है। जो रोटी है ना वो विशेष हो जाएगा, और ये जो गरम है ना ये विशेषण हो जाएगा। क्या विशेषण हो जाएगा। तो ये जो गरम है ना ये विशेषण, मान लीजिए कि वह रोटी कैसी है, वह रोटी गरम है। तो ये क्या है, विशेषण है। अगर हम लोग इसका क्रिया बनाएंगे, क्या क्रिया बनाएंगे, तो ये जो गरम है ना तो ये इधर आ जाएगा, जब हम लोग अगर इसका वो बनाएंगे ना क्रिया, तो ये इधर आके हो जाएगा गरमाना। क्या हो जाएगा, गरमाना। और जैसे नरम है, अगर इसको क्रिया बनाएंगे ना तो ये आके हो जाएगा नरमाना। क्या, नरमाना। यानी कि आना शब्द लास्ट में जुड़ जाएगा तो हमारी हो जाएगी क्रिया। किसमें, विशेषण में अगर आना शब्द जुड़ता है तो हमारी क्रिया बन जाती है। अब आप लोग इसमें समझिएगा, संज्ञा में लात है, झूठ है, लोभ है। लात है, झूठ है, लोभ है, थप्पड़ है। क्या है, थप्पड़ है। और ये संज्ञा है, ठीक ना। लात, झूठ, लोभ, थप्पड़, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग इसका क्रिया बनाएंगे ना, क्या क्रिया, तो ये जो लात है ना, तो अगर इसको हम लोग क्रिया बनाएंगे तो ये लात जो है हो जाएगा लतियाना। अगर इसका लात का क्रिया बनाएंगे ना तो लतियाना हो जाएगा। झूठ का अगर क्रिया बनाएंगे ना तो ये बन जाएगा झूठलाना। झूठलाना बन जाएगा अगर झूठ का क्रिया बनाएंगे। लोभ का बनाएंगे तो हो जाएगा लुभाना। क्या हो जाएगा, लुभाना। थप्पड़ का अगर क्रिया बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, थपड़ाना। थपड़ाना या कहिए थपड़ियाना, ये भी हो सकता है, लेकिन थपड़ाना सही है, थपड़ियाना भी सही है, बोथ आर सेम, ठीक ना। तो ये क्या है, संज्ञा है, और इधर क्या है, क्रिया है। अगर संज्ञा का क्रिया बनाएंगे, सॉरी ये विशेषण है। अगर संज्ञा क्रिया बनाएंगे तो ये इधर बनेंगे, और विशेषण का क्रिया बनाएंगे तो ये मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, नाम धातु हो गई है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई है, और क्या हो गई है, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। अब मैं चलता हूँ सहायक क्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चलता हूँ, सहायक क्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सहायक क्रिया के अंतर्गत। फिर उसके बाद चलेंगे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। 2 बचा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा हमारा टॉपिक। काफी लंबा टॉपिक था। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्या, सहायक क्रिया। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। किसमें, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया ये होती है कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। क्या, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों को मुख्य क्रिया पूर्वकालिक में बताया था, फिर बताने जा रहा हूं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है, क्या कहलाता है, सहायक। यानी सहायता करे भाई, जाहिर सी बात है, सहायक क्रिया कहलाता है।
इसमें कोई भी आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं, चाहे द्विकर्मक हो, पूर्वकालिक हो, कोई भी कालिक हो, आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बात रहती है, जैसे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ क्या कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा। दिनेश स्कूल से घर आ रहा होगा। श्याम खाना खा चुका है। श्याम खाना खा चुका है, दिनेश स्कूल से घर आ रहा होगा, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना, देख रहे हैं आप लोग, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो सहायक क्रिया कहाँ होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है। क्या? मुख्य क्रिया की सहायता करता है। तो ये जो है ना, ये हमारी क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। क्या है मुख्य क्रिया? पढ़ना, खेलना, आना और ये खाना, ये हमारी क्या है? मुख्य क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, क्या? जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अगर मान लिया कि ये शब्द आप लोगों को ना लिखा जाए, क्या? ये वाला शब्द आप लोगों को ना लिखा जाए, किसी भी सेंटेंस में ना लिखा जाए, कौन से? ये वाले शब्द, तो आप लोग देखेंगे कि बिना इसके नहीं हो सकता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा, क्या वाक्य पूरा है? नहीं पूरा। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ये वाक्य पूरा है। यानी कि ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पूरा करने के लिए हम लोग रहा हूँ का प्रयोग किया है। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, खेल चुका होगा। अगर मैंने चुका होगा ना लगाया होता तो वह क्रिकेट खेल क्या खेल, ये कोई सही सेंटेंस है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या होगा कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो ये जो चुका है ना, ये खेलना जो है ना, इसको पूरा करने के लिए चुका होगा का प्रयोग किया गया है। दिनेश स्कूल से घर आ रहा होगा, ये आना एक मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया है। और ये जो रहा होगा ना, ये आना को, ये जो आ रहा है ना, इसको पूरा करता है। यानी कि क्या करता है? सहायता करता है वाक्य पूरा करने में। तो ये जो रहा हूँ, चुका होगा, आ रहा होगा और ये चुका है, ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये सब क्या हैं? ये सब सहायक क्रिया हैं। क्या हैं? सहायक क्रिया हैं। और ये जो लिखे हैं, ये जो पढ़ा है और ये जो खेल है, आ है, आ का ये आ जो है ना, ये धातु है। अगर इसका क्रिया बनाएंगे ना तो हो जाएगा आना। आना एक क्रिया होती है, ठीक ना, यानी कि काम का होना या होने का बोध करा रहा है, आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। और ये खा जो है ना, इसका भी अगर क्रिया बनाएंगे तो ये खाना हो जाएगा। तो ये जो खा, आ, खेल, पढ़ा, ये सब क्या है? हमारे मुख्य क्रिया। और ये जो रहा हूँ, चुका होगा, रहा होगा, चुका है, ये सब क्या है? ये सहायक क्रिया हमारे हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पढ़ने कि संयुक्त क्रिया हमारे क्या होती है। क्या? संयुक्त क्रिया। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अलग एक और क्रिया होती है, यानी जो मुख्य क्रिया होती है ना, उससे अलग एक और हमारी क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब क्या होता है? संयोग यानी कि जुड़ा हुआ। तो जो हमारी मुख्य क्रिया होती है ना, उससे अलग भी एक और हमारी क्रिया होती है। जैसे मैंने पढ़ना बताया तो हमारी मुख्य क्रिया है,
उससे भी अलग एक और क्रिया होगी, जैसे मैं बताने का प्रयास करूं किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। पहले आप लोग हेडिंग वो परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा इसकी क्या होती है, ये क्रिया मुख्य क्रिया से, ये क्रिया मुख्य क्रिया से अलग होती है। ये जो क्रिया हमारी है ना, ये मुख्य क्रिया से कोई मेल जोल ही नहीं करेगी, इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी। किससे अलग हो जाएगी, मुख्य क्रिया से अलग हो जाएगी, यानी कि उससे नहीं मिलेगी। जैसे मैं बता दे रहा हूं, क्या है, उदाहरण के माध्यम से, बिल्ली छत पर से कूद गई है। कूद गई लिखेगा, बिल्ली छत पर से कूद गई है, या कह दीजिए कि बिल्ली छत से कूद गई, इतना भी कर दीजिए, बिल्ली छत से कूद गई है। तुम कहाँ पड़े हो, तुम कहाँ गिरे पड़े हो, तुम कहाँ गिरे पड़े हो। अब आप लोग देखिएगा, ये जो पड़े है ना, इसको अगर क्रिया बनाएंगे ना तो ये पढ़ना हो जाएगा, अगर इसको क्रिया बनाएंगे ना कूद को तो ये कूदना हो जाएगा। और ये जो गिरे लिखा है ना, ये गिरे है, ये छत है, ये हमारी संयुक्त क्रिया है, यानी कि मुख्य क्रिया से कोई मेल जोल ही इसका नहीं हो रहा है, ये कुछ अलग ही क्रिया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। ये जो छत लिखा है ना और ये जो गिर लिखा है, ये हमारा संयुक्त क्रिया है। और ये जो पढ़ना है और ये जो कूदना है ना, कूद, ये हमारी मुख्य क्रिया है। और ये जो हो लगा है ना और ये गई लगा है, ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। और देखिएगा, वह मेहनत करने लगा। अब देखिएगा, ये जो लगा है ना, ये हमारी सहायक क्रिया है, और जो करना है ना, ये हमारी मुख्य क्रिया है, और ये जो मेहनत है ना, ये हमारी संयुक्त क्रिया है। क्या हमारी संयुक्त क्रिया है, क्या, मेहनत, ये जो लगा है ना, ये हमारी संयुक्त क्रिया है, और ये जो करना है, ये मुख्य क्रिया है। वह मेहनत करने लगा है, ये हमारी सहायक क्रिया है, ये हमारी संयुक्त क्रिया है, और यह जो हमारी ये मुख्य क्रिया है। ये ऐसे हमारे बटे हुए हैं। ये क्या है, ये सहायक क्रिया है, ये क्या है, संयुक्त क्रिया, और ये जो करना है ये मुख्य क्रिया है। इसमें संयुक्त क्रिया ये वाला है, और इसमें भी संयुक्त ये छात्र है, इसमें गिरे है। और ये जो पड़ा है ये क्या है, मुख्य क्रिया, और ये कूदना है ये मुख्य क्रिया है। गई है ये सहायक क्रिया है, इसमें जो हो लिखा है ये भी सहायक क्रिया है। इस तरह से हमारा क्रिया का टॉपिक आज समाप्त होता है। बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक रहा, बहुत बड़े लेक्चर में गया है, क्योंकि बड़ा टॉपिक भी था ना, कितना बेहतरीन मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए बड़ा लेक्चर गया। अगर आप लोगों को कितना न समझाता तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है, कि इसलिए मैंने इतना टाइम लिया आप लोगों को समझाने में। आप लोग जितना टाइम यहाँ लगे कि सब समझाने में ही जाएगा, जितना टाइम मैं लूँगा उतना ही आप लोगों को अच्छे बेहतरीन से समझा पाऊंगा। तो आप लोग टाइम न देखिएगा कि 1 घंटा की वीडियो 2 घंटा की वीडियो है, इसको कैसे देखें। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्रिया है क्या, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग कमेंट करेंगे ना, कहाँ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो फिर से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो आप लोगों को फिर जिस वीडियो को आप लोगों को टॉपिक चाहिएगा हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा, जो आप कमेंट करेंगे वही टॉपिक, ठीक ना। तो आपको जो पढ़ने का मूड हो वो आप लोग पढ़िएगा। अभी मैंने रस छंद अलंकार नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो भी 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर में जाएंगे। ये सब एक लेक्चर वाले टॉपिक हैं,
इसलिए मैंने इसको एक एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। और रस है, छंद, अलंकार, संधि, समास, वर्णमाला, ये सब 3-3 लेक्चर खाएंगे, इसलिए मैं अभी उसको नहीं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन पहले इसको समाप्त कर देता हूँ इधर के टॉपिक, फिर उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग देखें कितना इंजॉयमेंट आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे इसी उत्साह, इसी जोश और इसी उमंग के साथ। यही आप लोग पढ़ाई करते चलिएगा और हमारे टेलीग्राम को फॉलो करते चलिएगा और सेशन को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिएगा। चलिए, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले टाइम मिलेंगे इसी उत्साह, इसी जोश और इसी उमंग के साथ। चलिएगा, जय हिंद।